तो आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपके सामने उदारवाद के बारे में थोड़ा विचार रखा जाएगा, लिबरलिज्म के बारे में। उदारवाद का विकास इंग्लैंड में हुआ था। इसके जनक जो हैं वो जॉन लॉक माने जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी और फिर यूरोप के अंदर पुनर्जागरण की प्रक्रिया चली थी। तो ऐसे में जो भी जड़ताएं थी समाज की, वो पुनर्जागरण के माध्यम से उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाने लगा और फिर सामंतवाद का यानी फ्यूडलिज्म का यूरोप के अंदर अंत हुआ। तो मानी सी बात है कि राजनीति को जो है व्यक्ति की तरफ मोड़ने का प्रयास हुआ। ऐसे में राज्य की भूमिका को सीमित करने की कोशिश की गई। तो जैसे जैसे परिवर्तन होते गए, चुनौतियां आती गईं, उसी हिसाब से उदारवाद के अंदर जो है वो परिवर्तन किया जाता रहा। तो इसीलिए देखेंगे कि क्लासिकल लिबरलिज्म, चिरसम्मत उदारवाद, फिर मॉडर्न लिबरलिज्म आता है, फिर अब जो चल रहा है 1980 के दशक के बाद से नियो लिबरलिज्म चल रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं नामों के अंदर, तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समय के साथ चुनौतियां बढ़ जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो नए विचारों को स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसे में उदारवादी विचारधारा जो है वो परिवर्तनों के दौर से गुजरती हुई आगे विकसित हुई है। तो हम सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म को देख लेते हैं। यहाँ मैंने हालांकि एक चार्ट आपके लिए तैयार किया है, लेकिन फिर भी अभी आपको एक मतलब इसका स्वरूप जो है वो बताने की ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा। तो हमने ये देखा कि उदारवाद क्या है। तो उदारवाद का उद्देश्य ये है कि पहले हम व्यक्ति को देखेंगे, फिर राज्य के बारे में देखेंगे और फिर समाज के बारे में देखेंगे। उदारवाद व्यक्ति के बारे में क्या कहता है। तो उदारवादी विचारधारा के तहत व्यक्ति को केंद्र बनाया गया है। व्यक्ति जो है वो विवेकशील प्राणी है। उसके पास जब उसका जन्म होता है तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं लेकर वो पैदा होता है। तो ऐसे में कोई भी सत्ता व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है यानी शुरुआती जो उदारवाद है, उसमें ये माना गया है, क्योंकि सीधी सी बात है कि सामंती व्यवस्था का जब अंत हुआ यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के माध्यम से, वहाँ औद्योगिक प्रक्रिया जब शुरू हुई और ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, तो सीधी सी बात है कि सामंतवादी व्यवस्था जो फ्यूडलिज्म चला रहा था पुराना, वो समाप्त हो गया। तो ऐसे में जो राजनीति का आधार है वो व्यक्ति की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई और राज्य की सत्ता को सीमित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि पहले राजतंत्र था और राजतंत्र के माध्यम से लोगों के भाग का निर्णय होता था। जो फैसले होते हैं वो राजा के माध्यम से किए जाते हैं। तो जल कल्याण कहीं ना कहीं राजतंत्र पर सीमित हो गया था। तो ऐसे में जब वहाँ राजतंत्रात्मक प्रक्रिया ढीली पड़ी और लोकतंत्र को बल मिला, तो ऐसे में राजनीति को व्यक्ति की तरफ मोड़ने का प्रयास हुआ। तो इस तरह से देखेंगे कि स्वतंत्रता की अवधारणा जो है वो उदारवाद में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और अभी जो नियो लिबरलिज्म की विचारधारा चल रही है, उसमें तो स्वतंत्रता को और ज़्यादा मजबूती दी जा रही है। तो ये तीनों ही जो क्रम है उसको देखने की कोशिश की जाएगी। तो ये आपके सामने मैंने बात रखी कि उदारवाद के अंदर जो है वो स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। तो जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसके अंदर राज्य को जो है वो प्रहरी के रूप में स्वीकार किया गया। राज्य का काम है कि वो सिर्फ लोगों की सुरक्षा करे और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन्हीं के इंतज़ाम करता रहे, बस। उसको बाज़ारवादी जो व्यवस्था चल रही है उसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। यानी जो भी बाज़ारवादी व्यवस्था है, जो बाज़ारवाद चल रहा है, वो खुले बाज़ारवाद का समर्थक है ना उदारवाद। यानी क्लासिकल लिबरलिज्म में ये माना जाता है कि राज्य को बाज़ारवादी व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जैसे वर्तमान में भारत के अंदर आप देखें, अगर गेहूं का उत्पादन कम हो जाता है तो भारत सरकार गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। लेकिन जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसमें राज्य जो है वो किसी भी रूप में बाज़ार की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बाजार पूरी तरीके से बाजार के नियमों के आधार पर चलेगा। और जो संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति, जिसको हम प्राकृतिक संपदा कह सकते हैं, जैसे जंगल है, तरह तरह के मिनरल्स हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर निजी स्वामित्व रहता है। तो इस तरह से पूंजीवाद को जो है वो बढ़ावा देने का काम जो है वो शुरुआती चरण में उदारवाद में देखने को मिलता है। तो इस तरह सीधी सी बात है कि जब पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो पूंजीपतियों के हाथ में ही सारे संसाधन चले जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है। तो जो भी संपत्ति का वितरण होगा यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो उसका एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, उसमें ज़्यादा दखल पूंजीपतियों का हो जाएगा। और जो गरीब लोग हैं जिनकी आबादी ज़्यादा होती है, तो सीधी सी बात है कि उनको जो है उसका कम लाभ मिलेगा। तो उसमें यही माना गया है कि पूंजीवाद को जो है बढ़ावा दिया गया है शुरुआती चरण में उदारवाद में, और राज्य को जो है वो एक प्रहरी राज्य के रूप में स्वीकार किया गया है, बस। यानी उसका न्यूनतम दखल होगा और सारा जो व्यवसाय है वो निजी स्तर पर चलता रहेगा। जो मजदूर हैं उनको अपनी योग्यता के हिसाब से काम करने का अवसर मिलेगा और उसी हिसाब से वो काम करेंगे। तो जब पूंजीवाद को मानी सी बात है बढ़ावा दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि जो
औद्योगिक होते हैं, पूंजीपति होते हैं, तो वो जब अपना विस्तार करेंगे तो उसमें क्या हुआ कि यूरोप के अंदर जो है वो गंदी बस्तियों में मजदूर रहने लग गए थे, बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो बहुत सारी बुराइयां जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म के अंदर चित्तसम्मत उदारवाद जो प्रारंभिक चरण है उसमें देखने को मिलता है। तो ये बातें जब सेकंड चरण में आते हैं, यानी जब हम मॉडर्न लिबरलिज्म आते हैं, तो उसके अंदर दूसरी व्यवस्था देखने को मिलती है। राज्य की जो भूमिका है वो अब पॉजिटिव मानी जाती है, यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ जो है वो दूसरा चरण दिखाई पड़ता है। यानी आधुनिक, जिसको हम मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं, उसमें राज्य की भूमिका को सकारात्मक रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए आप देखेंगे जो दूसरा चरण है उसमें निगेटिव लिबरलिज्म को छोड़ करके पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि शुरुआती जो चरण है उसमें निगेटिव लिबरलिज्म दिखाई पड़ता है, जिसमें राज्य को दखल देने का अधिकार नहीं है, तो इसलिए निगेटिविटी दिखाई पड़ती है कि राज्य की सत्ता को सीमित कर दिया गया। लेकिन सेकंड चरण के अंदर जब ये देखा गया, पूंजीवाद का जब प्रसार हुआ पहले चरण में, उससे जो बुराइयां जो हैं वो नज़र आईं, तो उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं असमानता आ रही थी ना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा लाभ है वो पूंजीपतियों को मिला या तो मध्यम वर्ग के लोगों को मिला, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, उनको जो है उस विकास का लाभ नहीं मिल पाया। तो ऐसे में स्वतंत्रता की बात क्योंकि लिबरलिज्म में की जाती है, तो सीधी सी बात है कि स्वतंत्रता तो सबको मिल नहीं पा रही है। स्वतंत्रता का तो वास्तविक अर्थ यही है ना कि लोगों के पास कम से कम जीने के लिए एक गौरवमय एक आधार तो होना चाहिए, कम से कम लोग सही अंदाज से जी सके, ना कि गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो इसलिए जब दबाव पैदा हुआ तो फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ जो है वो उदारवादी विचारधारा बढ़ी, यानी ये स्वीकार किया गया कि राज्य जो है वो पूंजीपतियों पर टैक्स लगाए और लोगों को, जो गरीब वंचित लोग हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर। जैसे दिल्ली के अंदर तरह तरह की सुविधाएं केजरीवाल के माध्यम से दी जा रही है, तो राज्य सरकार के माध्यम से ही तो दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा चरण आता है उदारवाद का, मॉडर्न लिबरलिज्म में, उसके अंदर राज्य की कल्याणकारी अवधारणा को स्वीकार किया गया है, जिसमें राज्य जो है वो हस्तक्षेप करेगा, पूंजीपतियों से टैक्स वसूल करेगा और फिर उसको गरीब वंचित लोगों में बांटने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से जो आपका मॉडर्न लिबरलिज्म है उसमें ये माना जाता है कि जो मतलब जो लोग होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी औपचारिक स्वतंत्रता और तात्विक स्वतंत्रता, ये दोनों रूप जो हैं वो मॉडर्न लिबरलिज्म में दिखाई पड़ते हैं। औपचारिक स्वतंत्रता क्या है, यानी जो फॉर्मल लिबर्टी होती है उसमें ये माना जाता है कि जो व्यक्ति के कुछ अधिकार जन्मजात होते हैं उसमें दखल देने का राज्य को उतना अधिकार नहीं है। जैसे कि वाणी की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, तो इस तरह से ये जो स्वतंत्रताएं होती हैं इनमें राज्य को दखल नहीं देना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं। ये जो औपचारिक स्वतंत्रता है, फॉर्मल जो लिबर्टी है, उसमें जो है राज्य को दखल देने का अधिकार नहीं है। इसी तरीके से तात्विक स्वतंत्रता की बात में इसमें की गई है, यानी सब्सटेंटिव लिबर्टी की भी बात की गई है। तो ये क्या है, तो इसमें ये माना जाता है कि राज्य को वो सारे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे व्यक्ति का निजी विकास हो सके, यानी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, काम करने का अधिकार है, इसको उपलब्ध कराने का काम राज्य करे, क्योंकि राज्य की सत्ता को दूसरे चरण में स्वीकार कर लिया गया था। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो यही है कि राज्य जो है वो रेगुलेट करेगा, यानी नियमन करेगा। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक वैचारिक स्तर पर आपको बताया जा रहा है। तो नियमन की भूमिका जो राज्य को दूसरे चरण में दी गई, उसका आधार क्या था? आधार यही था कि पहले चरण के अंदर जो विसंगति पैदा हुई थी, जिस तरह से पूंजीवाद में होड़ चली थी, प्रतिस्पर्धा चली थी और गरीबों का जो हित नहीं हुआ था और स्वतंत्रता की बात की जा रही, तो जो वैचारिक विसंगति दिखाई पड़ी उदारवाद के अंदर, तो फिर नई विचारधारा को स्वीकार किया गया, नए विचारों को इसमें अनुमति दी गई कि उनको प्रवेश करा जाए। इसलिए पहले चरण में निगेटिव लिबरलिज्म को स्वीकार किया, नकारात्मक स्वतंत्रता की मतलब अवधारणा वहाँ पर थी, यानी उदारवाद का विचार था। लेकिन दूसरे चरण में जो है वो यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है। उसकी वजह यही है कि जो असमानता पैदा हो गई थी उसको दूर करना था, तो पूंजीपतियों पे टैक्स लगा करके बाजार की व्यवस्था को नियंत्रित करने का अधिकार भी राज्य को दे दिया गया, जबकि पहले चरण में ये अधिकार नहीं था। बाजार जो है वो अपने हिसाब से चलता था, पूंजीपतियों के नियंत्रण में था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरे चरण के अंदर जो है वो राज्य की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया और औपचारिक स्वतंत्रता और सब्सटेंटिव लिबर्टी की बात की गई, यानी तात्विक स्वतंत्रता की बात की गई कि राज्य का काम ये है कि वो लोगों की जो जन्मजात जो स्वतंत्रता होती है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करे, बल्कि तात्विक स्वतंत्रता के तहत जो है सब्सटेंटिव लिबर्टी के तहत वो उन सुविधाओं का विकास करे जिससे लोगों का आत्म विकास हो सके। तो इस तरह से हमने देखा कि उदारवादी विचारधारा दूसरे चरण में कल्याणकारी राज्य की तरफ जो है वो मुड़ गई थी। अब हम आते हैं नियो लिबरलिज्म की बात कर लेते हैं, यानी आज जो नव उदारवादी विचारधारा चल रही है उसमें क्या चीज़ दिखाई पड़ती है। नव उदारवादी विचारधारा में राज्य को जो है वो फिर जो है वो वही पुरानी व्यवस्था की तरफ लाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, यानी ये बात मानी जा रही है कि राज्य जो है वो
उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बाजारवादी व्यवस्था में। राज्य अगर अमीरों पर टैक्स लगा देगा तो मानी सी बात है, जब उनको टैक्स लगाएगा तो वो हतोत्साहित हो जाएंगे, उस तरह से एनर्जी के साथ जो है वो काम नहीं करेंगे। राज्य जो है वो समर्थ लोगों से टैक्स लेकर के अयोग्य और अकर्मण्य लोगों को अगर संपत्ति देगा, उनको सुविधाएं प्रदान करेगा, तो इससे समाज का भला नहीं हो सकता। समाज का जो भला होगा वो समाज में खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर होगा, यानी जो बाजारवादी व्यवस्था चल रही है उसी को स्वीकार किया गया है और पूर्ण स्वतंत्रता की इसमें मतलब मांग की गई है कि किसी भी तरह से कोई भी नियंत्रण राज्य के माध्यम से नहीं लगाना चाहिए। राज्य की जो सत्ता है वो सीमित करने की बात हुई है, यानी राज्य का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि वो औपचारिक रूप से लोगों की सुरक्षा करे, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क है, पानी है, बिजली, उसकी व्यवस्था करे। बाकी बाजार में किसी तरह का दखल देने का अधिकार राज्य को नहीं है। तो ये 1980 के दशक में, या आप देखें नियो लिबरलिज्म की विचारधारा इंग्लैंड और अमेरिका से शुरू हुई है, जिसमें राज्य को फिर पुरानी स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी क्लासिकल लिबरलिज्म में जो चिरसम्मत उदारवाद में जो व्यवस्था थी कि राज्य जो है वो निजी क्षेत्र में दखल नहीं देगा, जो भी संपत्ति होगी समाज की वो निजी हाथों में होगी, प्राइवेट संपत्ति होगी, कहने का मतलब ये है। तो सीधी सी बात है कि वहाँ पूंजीवाद का विकास हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही सुविधाएं मौजूद हैं। तो राज्य के संसाधनों पर जितना भी अधिकार होगा वो पूंजीपतियों का होगा, तो उसमें क्या होगा, एक प्रकार से असमानता पैदा होगी, सीधी सी बात है। तो फिर उस असमानता को दूर करने के लिए मॉडर्न लिबरलिज्म की विचारधारा आ जाती है, जिसके तहत राज्य को माना गया कि वो नियंत्रण कर सकता है बाजार में और पूंजीपतियों से टैक्स लेकर के गरीबों को वो वितरित करेगा, जिससे किसी न किसी को असंतोष दूर होगा और जो स्वतंत्रता की बात है वो भी कहीं ना कहीं रूप में पूरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आप तीसरे चरण में आज वर्तमान में देखें 1980 के दशक में अमेरिका और इंग्लैंड में ये बात मानी जा रही है कि नहीं, राज्य को जो दखल नहीं देना चाहिए, राज्य को पुरानी व्यवस्था में ही चले जाना चाहिए शुरुआती चरण में ही, क्योंकि राज्य अगर दखल देगा तो सीधी सी बात है कि विकासशील देशों में ये बात देखी गई कि राज्य जो है, जो उसका वास्तविक उद्देश्य है कि नियमन करने का, तो वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विभिन्न प्रकार की विसंगतियां राज्य के अंदर आती हैं। राज्य नौकरशाही के माध्यम से जो है वो अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयास करता है, किसी न किसी रूप में प्रगति को रोक देता है वो। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो विकासशील जब देशों में दिखाई पड़ी, राज्य का फेल्योर दिखाई पड़ा, तो सीधी सी बात है कि फिर इस बात को मान लिया गया कि पूरी तरह से मुक्त बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य का काम जो है प्रहरी का सिर्फ होना चाहिए कि वो मूलभूत सुविधाओं को बस एकत्रित करे। लोगों की स्वतंत्रता, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात जो है उदारवाद में की जाती है कि लोग जो समझौता करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान ने, किसी पूंजीपति ने, किसी ने भी किसानों से समझौता किया जा करके कि हम आपको 5 साल तक पैसा देते रहेंगे, आप जो है वो प्याज जो है, आलू जो है वो बोइए, तो आपस में ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो राज्य का काम है इस कॉन्ट्रैक्ट की सुरक्षा करना। तो शुरुआती चरण से ही ये जो संविदा वाला मामला है, यानी कॉन्ट्रैक्ट का जो माना, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है, वो शुरू से ही उदारवाद में चलती रही है। पहले चरण में भी थी, दूसरे चरण में भी है, क्योंकि वो जो निजी हमारा अधिकार होता है उसमें किसी तरह का दखल स्वीकार नहीं करता है उदारवाद जो है। तो तीसरे चरण के अंदर जो है वो संविदा को, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को और जो है बलशाली बनाने का प्रयास किया गया कि राज्य का काम है कि वो जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बस उसकी सुरक्षा वो करे और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसका इंतजाम करे बस। बाकी बाजारवादी व्यवस्था में किसी तरह का दखल देने का अधिकार जो है वो राज्य को नहीं है। तो ये हमने देखा नियो लिबरलिज्म में जो है व्यक्ति को दोबारा प्रमुखता दी गई है। इसमें नियतिवाद और भाग्यवाद इसको स्वीकार नहीं किया गया। माना गया है कि व्यक्ति अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है, यानी जो भाग्यवादी विचारधारा चलती है कि भाग्य के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें माना गया है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो चरित्र होता है, उसकी जो सोच होती है, उसका जो कर्म होता है, वो परिस्थितियों के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति अपने विवेक से फैसला करके कोई निर्णय करता है, उसी आधार पर उसके चरित्र का निर्माण होता है। परिस्थितियाँ मनुष्य को जो है वो दबाव में लाने का काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है ना, वो चाहे तो परिस्थितियों के हिसाब से काम न करे, तो जो अगर वो करता है, एडजस्ट करता है, तो वो उसका अपना फैसला होता है। तो इस तरह से व्यक्ति कर्म के मामले में पूरे अपने अधीन होता है। वो भाग्यवादी जो विचारधारा है, नियतिवादी है कि हर चीज़ पहले से ही तय है, उसी के हिसाब से जीवन में सब कुछ होगा, तो ये बात स्वीकार नहीं की है न उदारवाद में। माना गया है कि व्यक्ति अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है। इस वजह से आप देखें कि धर्म, परिवार, रीति रिवाज, इन सारी बातों को जो है नियो लिबरलिज्म में नकार दिया गया, क्योंकि धर्म जो है वो अपने रास्ते पे इंसान को लाने की कोशिश करता
करता है, उसी तरीके से परिवार अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने बच्चे को चलाने की कोशिश करता है। रीति रिवाज में भी क्या होता है, कोई ना कहीं कहीं परंपरा दिखाई पड़ती है, लोग उसी हिसाब से चलते हैं। तो नियो लिबरलिज्म में ये बात नहीं मानी गई है, क्योंकि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का वो समर्थक है। तो ऐसे में किसी ऐसी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता है जिसके रास्ते पे लोग जो है चलने लगे और अपनी विवेक शक्ति का उपयोग न करें। तो ये हमने देख लिया कि जो उदारवाद के 3 चरण हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और आपका नियो लिबरलिज्म, इसके अंदर किस तरह से परिवर्तन हुआ, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से ही परिवर्तन होगा। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं चार्ट में जो मैंने आपके सामने रखा है, ताकि ये बात आपको स्पष्ट हो जाए। तो देखिए, चलते हैं यहाँ पर, पीछे बैक करके चलते हैं। चिरसम्मत उदारवाद यानी क्लासिकल लिबरलिज्म की बात की जा रही है। तो इसमें क्या है, इसमें नकारात्मक उदारवाद की बात है ना, यानी राज्य की जो सत्ता है वो निजी मतलब लोगों के जीवन में दखल नहीं देगी। लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, तो राज्य की सत्ता को क्योंकि स्वीकार नहीं किया गया, राज्य को सिर्फ आधारभूत सुविधाओं का इंतजाम करने वाले कारक के रूप में ही स्वीकार किया गया, तो इसलिए नकारात्मक उदारवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। और निजी क्षेत्र को जो है, यानी जो बाजारवादी व्यवस्था है, वो पूरी तरह से अपने नियमों के तहत ही गति करेगी। राज्य उसको रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा कि वो बाजार में कोई अपना रूल लागू करके इस तरह से चीज़ें चलेंगी। वो बाजार का जो अपना नियम होगा उससे बाजार चलेगा। तो इस तरह से प्रहरी राज्य का समर्थन इसमें किया गया है कि राज्य जो है वो एक सुरक्षा की, जैसे कि राजा होते हैं तो उनके आसपास रक्षक होते हैं, तो बस रक्षक की भूमिका राज्य की है कि वो लोगों की सुरक्षा करेगा। जो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोग आपस में समझौता करते हैं जिनमें उनके निजी हित लाभ जुड़े होते हैं, तो उसकी हिफाजत करने का काम राज्य का है। राज्य जो है वो लोगों की अपनी स्वतंत्रता जो होती है उसमें दखल नहीं देगा। तो इस तरह से स्वतंत्रता की विचारधारा को इसमें स्वीकार किया गया है। और ये जो चिरसम्मत उदारवाद है, क्लासिकल लिबरलिज्म है, ये सीधी सी बात है, राजनीति को जो है वो व्यक्ति की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि सामंतवाद का जब पतन हुआ तो राजनीति को व्यक्ति की तरफ लाने की कोशिश की गई। तो ये चिरसम्मत उदारवाद राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है। तो इसमें राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन किया गया है और सामाजिक उत्पादन के जो भी साधन हैं, सीधी सी बात है कि जो भी जंगल ज़मीन है और जो भी भौतिक संपदा दिखाई पड़ती है उस पर निजी स्वामित्व होगा। तो सीधी सी बात है कि जिसके पास धन है, पहले से पूंजीपति हैं, वो उसका लाभ उठाएंगे, उन्हीं के पास ज़्यादा भौतिक संसाधन होंगे तो उसका वितरण भी करेंगे, सीधी सी बात है, और वितरण भी करेंगे और उसका कलेक्शन भी करेंगे। तो ये चीज़ दिखाई पड़ती है। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर तो पूंजीवाद और मध्यम वर्ग, यानी पूंजीपति और मध्यम वर्ग, इन्हीं का इसमें उत्थान हुआ था। जो गरीब लोग थे वो विकसित नहीं हो पाए, जबकि इसमें स्वतंत्रता को मूलभूत रूप में स्वीकार किया गया है। तो ऐसे में हम आते हैं, इसमें देखिए आप, इसका विकास किसने किया देख लें। इंग्लैंड में विकास हुआ था इसका, क्लासिकल लिबरली यानी उदारवाद का। जॉन लॉक देखिए 1632 में पैदा हुए थे, ये इसके संस्थापक माने जाते हैं उदारवाद के, लिबरलिज्म के। एडम स्मिथ हैं, 1723 में पैदा हुए थे ये भी इसके विचारक हैं। जर्मी बेंथम हैं, ये 1748 में पैदा हुए थे। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, और ये सब ब्रिटिश दार्शनिक हैं जिन्होंने उदारवादी विचारधारा में अपना योगदान किया है। तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो ये हमने देखा। फिर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात आती है, यानी 1850 के बाद आप ले सकते हैं जो स्थिति है वो दिखाई पड़ा, उसका नतीजा आया। लिबरलिज्म का जो नतीजा आया वही बाद में प्रकट हुआ कि असमानता फैल गई। जब पूंजीवादियों को इतनी स्वतंत्रता दे दी गई और राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया, उसको सिर्फ प्रहरी राज्य बना दिया गया, तो मानी सी बात है कि समाज के अंदर जब खुली प्रतिस्पर्धा चलेगी तो जो पहले से ही संपन्न हैं उन्हीं का विकास होगा। तो पूंजीपतियों के माध्यम से जो समाज में विसंगति पैदा हुई, जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, कारखानों के अंदर जिस तरह से मजदूर जो है बुरी दशा में रहने लगे, बच्चों से भी काम कराया जा रहा है, तो फिर ये विचार पैदा हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं राज्य की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, ताकि राज्य जो है वो नियमन करे, रेगुलेट करे बाजारवादी व्यवस्था को, और फिर अमीरों से टैक्स लेकर के वो गरीबों को वितरित करे, ताकि समाज के अंदर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की जो अवधारणा है वो साकार रूप ले सके, समानता का कोई रूप दिखाई पड़ना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो आधुनिक उदारवाद है, मॉडर्न लिबरलिज्म है, वो एक विसंगति से उसको दूर करने के लिए फिर इसमें जो नए विचार डाले गए, तो फिर ये आधुनिक उदारवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। इसमें भी स्वतंत्रता के ऊपर पूरा बल दिया गया है। अब इसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता बनी गई है, एक औपचारिक स्वतंत्रता है और एक तात्विक स्वतंत्रता, जिसके बारे में आपको बताया कि जो फॉर्मल लिबर्टी होती है उसके तहत जो है व्यक्ति के कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं जो जन्म के साथ होते हैं, तो उनकी सुरक्षा राज्य का दायित्व है। राज्य उनमें कोई दखल नहीं दे, जैसे हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं,
हमें बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की आज़ादी पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए। हम राय प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जो है वो विवेकशील माना गया है, और ये माना गया है कि व्यक्ति के जो अपने निजी हित होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वो कॉमन इंटरेस्ट से अलग नहीं होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग में समाज का भला करने का विचार भी रहता है और अपनी उन्नति का भी विचार रहता है। तो इसलिए यानी सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट, इसमें किसी प्रकार का टकराव नहीं माना गया है। इसी तरीके से माना गया है कि जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में समझौता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें राज्य को दखल नहीं देना चाहिए, राज्य को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति को इसमें प्रमुख रूप से स्वीकार किया गया है। और तात्विक स्वतंत्रता की जो बात है, सब्सटेंटिव लिबर्टी की जो बात आती है, तो उसमें ये माना गया है कि राज्य का काम है कि वो आधारभूत माने इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जन्म दे, ऐसी सुविधाएं पैदा करे कि लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो लोगों को सुविधाएं उसकी मिल सके। तो इसलिए तात्विक स्वतंत्रता की बात भी देखने को मिलती है, और औपचारिक जो फॉर्मल है, जो जन्म से ही स्वतंत्रता मिली हुई है, उसकी बात भी देखने को मिलती है। इसी तरीके से हम देखें जैसे वाणी है, व्यवसाय है, उपासना है, ये सब औपचारिक स्वतंत्रता में आती है, क्योंकि व्यवसाय करना भी लोगों का अपना एक परंपरागत रूप से जन्म से ही कि भाई हम पैदा होंगे तो समाज में कुछ करेंगे। इसी तरीके से हम अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं समाज में, और फिर उपासना भी हम किसी भी धर्म को भी स्वीकार कर सकते हैं। तो राज्य का यह काम नहीं कि वो इन सब मामलों में दखल दे। तो जो औपचारिक स्वतंत्रता है वो मॉडर्न लिबरलिज्म में मजबूती के साथ स्वीकार की गई है। फिर इसी देखिए तात्विक स्वतंत्रता के बाद भी आपको बताई है कि वे अवसर और मतलब अवसर का सृजन करना जिसके माध्यम से लोग रोजगार प्राप्त कर सकें, उनको स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, ये सारी चीज़ें तात्विक स्वतंत्रता में आ जाएंगी। फिर देखिए राज्य के बारे में बात आती है कि राज्य जो है वो बाजार व्यवस्था में जो भी बुराई हो उसको दूर करने का प्रयास करेगा, कि उसमें दखल देने का अधिकार आधुनिक उदारवाद में राज्य को दिया गया है। राज्य की कल्याणकारी जो अवधारणा है वो इसी चरण में आती है उदारवाद के अंदर, कि राज्य जो है अमीरों से टैक्स लेकर के गरीबों को वितरित करे, ताकि जो पहले चरण में पूंजीपतियों को और मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ मिला, उसका जो उससे विसंगति पैदा हुई तो वो गरीबों को वितरित किया जा सके। तो इस तरह से राज्य की जो भूमिका है वो नियंत्रक की यहाँ दिखाई पड़ती है। वो सिर्फ क्या कहते हैं प्रहरी राज्य नहीं है, बल्कि प्रहरी राज्य के साथ साथ अब वो कंट्रोल भी करेगा, वो अपनी नियमों को लागू करने का प्रयास करेगा बाजार के ऊपर, बाजार को कंट्रोल करेगा, ताकि मतलब जो संपत्ति का वितरण है वो एक अनियंत्रित रूप से किसी की तरफ न जाए। क्योंकि अगर हम पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे तो फिर दूसरे लोग यानी जो शक्तिशाली लोग हैं वो समाज को नियंत्रित कर लेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उद्योगपतियों के ऊपर भी कोई ना कोई अंकुश लगाया जाए, ताकि समानता एक बनी रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आती है। अब हम आते हैं नव उदारवाद के बारे में, जिसके बारे में आपको बताइए कि 1980 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर ये चीज़ें आई, जिसमें राज्य को बाधक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। माना गया कि जो समाज का भला है, क्योंकि सीधी सी बात है कि मॉडर्न लिबरलिज्म के अंदर विकासशील देशों का जो नतीजा सामने आया वह बुरा आया, कि राज्य जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, यानी हर तरह का षड्यंत्र जो है राजकीय स्तर पर दिखाई पड़ने लगा। तो विकासशील देशों के अनुभव के आधार पर फिर नव उदारवादी विचारधारा चलने लगी, जिसमें यह माना गया कि राज्य को पुराने स्वरूप में चले जाना चाहिए, यानी उसका काम सिर्फ प्रहरी राज्य का है, बस वो बाजार में कोई दखल न दे, लोगों की स्वतंत्रता में किसी प्रकार का दखल न दे। तो इस तरीके से प्रशासनिक अकुशलता और भ्रष्टाचार ये जब राज्य के अंदर दिखाई पड़ा, तो फिर नव उदारवादी विचारधारा में राज्य को जो है वो पुरानी व्यवस्था में ढकेलने की कोशिश जो है वो वर्तमान में चल रही है वैचारिक तौर पर। इसमें भी अनुबंध की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया कि राज्य का काम है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लोग करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपस में समझौता करते हैं, तो राज्य का काम है उनको प्रोटेक्ट करने का बस। और फिर जो आर्थिक गतिविधि भी जो चलेगी, बाजारवादी जो व्यवस्था चलेगी, उसमें राज्य किसी प्रकार का दखल न दे। राज्य यानी जो बाजारवादी नियम होते हैं वो अपने आप सारी व्यवस्था को मतलब एडजस्ट कर लेते हैं, किसी भी प्रकार से किसी बाह्य हस्तक्षेप की बात को स्वीकार नहीं किया गया है। तो अब इसमें व्यक्ति को देख लिए तो बताया गया व्यक्ति अपने भाग का खुद निर्माता होता है। तो ये जो आपको अभी बताया ही कि व्यक्ति भाग्यवादी विचार इसमें स्वीकार नहीं किया गया नियो लिबरलिज्म में। तो ये बात देखने में आती है कि जो वर्तमान में विचार चल रहा है वो ये है कि राज्य को जो है वो सीमित किया जाए। राज्य का काम है मूलभूत सुविधाओं को एकत्रित करना, जान माल की सुरक्षा करना, बस यही उसका काम होगा, बाकी काम नहीं करेगा। बाकी काम पूरी तरीके से बाजारवादी नियमों के तहत चलेगा और लोग अपनी योग्यता के हिसाब से जो है वो सम्मान और संपत्ति अर्जित करेंगे। समाज के अंदर जब खुली प्रतिस्पर्धा चलेगी तो अपने आप एक व्यवस्था जो स्थापित होगी, क्योंकि समाज की प्रगति जो है वो खुले रूप में ही संभव हो सकती है, यानी बाजारवादी व्यवस्था के हिसाब से ही समाज का उत्थान हो सकता है। तो ये नववादी विचारधारा जो है नियो लिबरलिज्म में जो है ये बात दिखाई पड़ती है। तो यहीं पर मुझे अनुमति दे तो मैंने एक कोशिश की थी आपके सामने कि ये जो उदारवादी विचारधारा इसे आपके सामने रखा जाए, फिर किसी विषय पर आपके सामने रखा जाएगा विचार। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि लोगों तक
जो है वीडियो पहुंच जाए। तो यहीं पर मुझे अनुमति दे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।